Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business studies here. Last वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था. मैंने बताया था प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है. प्रिंसिपल वो जनरल गाइडलाइंस होती है जो एक मैनेजर को डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, फॉर टेकिंग द एक्शन. तो मैनेजर को बेटे डिसीजन लेने के लिए एक गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है जो उसे प्रिंसिपल प्रोवाइड करा कर देती है. आज हमारा टॉपिक है हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, तो उसके प्रिंसिपल आज हम पढ़ेंगे. हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटे, ठीक है, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो याद रखिए उनके जो जनरल प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने दिए हैं. ठीक है, हेनरी फ्योल फ्रांस के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे. ठीक है, हेनरी फ्योल जो थे फ्रांस के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रतिपादन किया है. उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. ठीक है, उनकी बुक का नाम क्या था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. इस बुक में उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स को दर्शाया है और उन्होंने साफ साफ प्रिंसिपल और एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया है. उन्होंने बताया भाई प्रिंसिपल तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करा कर देती है और एक्चुअली कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्रोवाइड करा के देती है, जबकि एलिमेंट का मतलब केवल और केवल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से होता है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आता है. ठीक है, सो व्हाइल प्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्योल हैज केप्ट 2 थिंग्स इन माइंड. तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल देते समय 2 चीजों को इंपॉर्टेंट माना है. उन्होंने कहा है 2 चीजें, 2 थिंग्स को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए. ठीक है, 2 थिंग्स को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए. फर्स्ट, while presenting the principle of management फ्योल has kept 2 things in mind. जो सबसे पहला है वो ये है कि मैनेजमेंट शुड नॉट बी लॉन्ग. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है दे शुड नॉट बी लॉन्ग. तो प्रिंसिपल ज़्यादा लंबे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए. एंड दे आर सजेस्टिव इन नेचर. ये केवल और केवल जो मैनेजर होते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए. कोई रिजिड नहीं है कि आपको ये काम करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए. नो, केवल सजेशन देते हैं. मैनेजर इन सजेशन को, इन सुझावों को माने या ना माने ये उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, सो दिस शुड बी सजेस्टिव ओनली एंड द प्रिंसिपल शुड एक्सप्लेन विच एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन. और जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है ये ज़्यादातर सिचुएशन में अप्लाई होंगे. और सेकंड उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लैक्सीबल. जो प्रिंसिपल हैं ये फ्लैक्सीबल है यानी कि इनमें जो चेंजेस है वो इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो आपके एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, सराउंडिंग होती है जो बिजनेस के आसपास, उनके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करना है. अगर वहाँ कोई चेंजेस करना पड़े तो वहाँ इजीली चेंज अलाउ होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड ना होकर कहते हैं फ्लैक्सीबल है बेटे. तो ये उन्होंने हेनरी फ्योल ने आपसे कहा है. तो अब हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिवाइज करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से 2 या 3 प्रिंसिपल आपके पेपर में एग्जाम में आते ही हैं, या तो केस स्टडी आती है या फिर सीधा लिखने के लिए बोला जाता है. तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ने हैं हेनरी फ्योल के. पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क. तो हेनरी फ्योल ने कहा है भाई कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो बड़ा काम होता है उसे हमें छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए. तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि द होल वर्क, जो पूरा का पूरा काम है, शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में उन्हें हमें बांट लेना चाहिए. एंड ईच पार्ट, जो प्रत्येक हिस्सा है उस वर्क का, ईच पार्ट शुड बी गिवन टू अ स्पेशलाइज्ड पर्सन या एक्सपर्ट पर्सन. ठीक है, तो पहले तो आपको काम को, एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है और हर हिस्सा आपको एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को देना है, एक एक्सपर्ट को देना है, ताकि जो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट है वो हमें मिल सके और वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके बेटे. तो ये था आपका डिवीजन ऑफ वर्क. देखिए अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार एज फार एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके या जितना संभव हो सके, द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट. तो पूरे बड़े काम को हमें स्मॉल पार्ट में बांट लेना चाहिए और हर पार्ट को हमें डिवाइड करना चाहिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को, एक एक्सपर्टाइज पर्सन को.
ठीक है, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर दैट वर्क, और जो काम उसे सौंपा गया है वो उसके लिए वही उत्तरदायी होगा, ठीक है, उसकी एबिलिटी, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपर्टाइजेशन, उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें वो काम उसे सौंपना चाहिए। तो बेटे ये हेनरी फ्योल ने कहा है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क बेटे। अब देखिए इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क को अडॉप्ट करते हो तो उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन्हें अडॉप्ट नहीं करते हो, मान लीजिए डिवीजन ऑफ वर्क आपने नहीं अपनाया, आपने काम को नहीं बांटा छोटे छोटे हिस्सों में और स्पेशलाइज्ड पर्सन से नहीं बांटा, नहीं किया, तो इसके कुछ वायलेटिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं बेटे। तो पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, सबसे पहले क्या रखा है कि एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि भाई स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज मिलेगा क्योंकि आपने किया क्या बेटे, एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर हिस्सा आपने एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को सौंपा, जिससे जो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन वो हमें मिलेगा। सेकंड है इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ वर्क, भाई क्वालिटी ऑफ वर्क जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, काम की क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड है इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, भाई स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो काम है वो एक्सपर्ट कर रहा है और एक्सपर्ट अपने काम में बेटे स्पेशलाइज्ड है, तो वो काम को अच्छे ढंग से कम समय में करेगा और बिना किसी वेस्टेज के, बिना किसी, ठीक है, रिसोर्स को वेस्ट किए करेगा। डिक्रीज इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटे, ठीक है। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, और वर्कर की जो एफिशिएंसी होती है, काम करने की जो दक्षता या क्षमता होती है, उसका भी विकास होगा। एक व्यक्ति उस काम को बार बार करके, क्योंकि आपने कहा कि एक छोटा वर्क हमें एक पर्सन को सौंपना है, तो वो पर्सन उस काम को बार बार करके उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेगा, इससे उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए इसके वायलेटिंग इफेक्ट, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं किया, हेनरी फ्योल के इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, तो उसे क्या बेटे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कहा है कि जो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन है इट विल नॉट बी अवेलेबल, तो ये आपको अवेलेबल नहीं होगा, आप स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। और सेकंड है द वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्कर विल बी रिड्यूस, जो वर्क एफिशिएंसी है वर्कर्स की वो भी रिड्यूस हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी बेटे। तो इस तरह से आपको 14 प्रिंसिपल पढ़ने हैं और उसके पॉजिटिव इफेक्ट और वायलेटिंग इफेक्ट भी आपको पढ़ने हैं। पॉजिटिव इफेक्ट इन द सेंस कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को अपनाता है तो उसे क्या लाभ मिलेंगे। नेगेटिव इफेक्ट या वायलेटिंग इफेक्ट इन द सेंस कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को नहीं अपनाता तो उसे क्या क्या दुष्परिणाम देखने पड़ सकते हैं बेटे। तो ये था आपका पहला प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड प्रिंसिपल का आपका नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है पहले देख लीजिए, दोनों की सेपरेट मीनिंग में आपको बता देता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एनी वर्क या एनी टास्क या एनी ड्यूटी विच इज गिवन टू सबऑर्डिनेट, विच इज गिवन टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कौन होता है बेटे, आप किसी पद पर हैं, आपसे नीचे वाले पद पर जो भी काम कर रहा है वो आपका सबऑर्डिनेट है, और जो आपसे ऊपर वाले पद पर काम करता है वो आपका सुपीरियर है, ठीक है। तो जब भी आप कोई ड्यूटी, कोई टास्क, कोई वर्क असाइन करते हो अपने सबऑर्डिनेट को, तो वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या वर्क ट्रांसफर कर रहे थे। और एक चीज जरूरी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे डिसीजन मेकिंग पावर भी मिलनी चाहिए। उस डिसीजन मेकिंग पावर को हम कहते हैं अथॉरिटी। डिसीजन मेकिंग पावर को हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल आपसे कहता है कि जब भी आप किसी सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हो, कोई वर्क, कोई ड्यूटी, कोई टास्क ट्रांसफर करते हो, तो उसके साथ आपको सफिशिएंट अथॉरिटी, देखिए अथॉरिटी आपको सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त अथॉरिटी आपको उसे देनी है। कहने का मतलब है ना तो जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी हमें उसे देनी है और ना ही जरूरत से कम अथॉरिटी हमें देनी है। जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी देंगे तो उसका मिसयूज करेगा, जरूरत से कम देंगे तो ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्योल अपने इस प्रिंसिपल में कहते हैं भाई कि व्हेनेवर देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर टू द सबऑर्डिनेट, सफिशिएंट अथॉरिटी शुड बी गिवन टू देम, ठीक है। तो उनके साथ सफिशिएंट अथॉरिटी हमें देनी चाहिए, ठीक है। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिजल्ट, और जब हम उसे सफिशिएंट अथॉरिटी देंगे तभी वो परिणाम के
लिए या रिजल्ट के लिए उत्तरदायी या अकाउंटेबल ठहरा पाएंगे। अगर हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी हमने उसे नहीं दी तो फिर हम उसे अकाउंटेबल या जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे। तो यही हेनरी फ्योल का कहना है कि भाई सफिशिएंट अथॉरिटी आपको देनी चाहिए। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन द सफिशिएंट अथॉरिटी आर गिवन। तो बेटे वो अपने ऑब्जेक्टिव को तभी डिस्चार्ज कर पाएगा, ऑब्जेक्टिव को तभी प्राप्त कर पाएगा जब उसे सफिशिएंट अथॉरिटी देंगे। तो अब इस अथॉरिटी का पॉजिटिव इफेक्ट और वायलेटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट, अगर किसी ने ये प्रिंसिपल अपनाए हैं तो उसे क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। तो भाई टारगेट अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी, जो भी आपने टारगेट दिए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हैं, वो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, अचीव्ड हो जाएंगे। सेकंड है इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, उसके विश्वास में, उसके कॉन्फिडेंस में काफ़ी इंक्रीज होगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को भाई जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो गर्वित महसूस करता है, प्राइड महसूस करता है कि मैं एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ, तभी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो उसके कॉन्फिडेंस या उसके विश्वास में, आत्मविश्वास में काफ़ी इंक्रीमेंट आएगा बेटे। तो ये दो फायदे हमें उसे देखने को मिलेंगे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन इस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करता, उसे देखिए कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट या वायलेटिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले तो अगर आपने उसे जरूरत से ज़्यादा अथॉरिटी दे दी, अगर मोर अथॉरिटी आपने दे दी तो वो उसका रॉन्ग यूज़ करेगा, गलत करेगा, अपने सबॉर्डिनेट को परेशान करेगा। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा सफिशिएंट अथॉरिटी हमें देनी चाहिए, जरूरत से ज़्यादा अथॉरिटी हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। सेकेंड है डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस ऑफ लेस अथॉरिटी इज गिवन। अगर हमने लेस अथॉरिटी दी, जरूरत से कम अथॉरिटी दी, पावर दी ही नहीं उसे डिसीजन लेने की, तो फिर टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपने नहीं दी तो फिर टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, थर्ड देखिए वायलेटिंग इफेक्ट, कैनॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी। तो जवाबदेही जिसे हम कहते हैं, जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी आती है। भाई आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, उसके साथ से उसे डिसीजन मेकिंग पावर दोगे तो अकाउंटेबल रहेगा, वो जिम्मेवार रहेगा, उसकी जवाबदेही बनेगी। लेकिन अगर आपने उसे अथॉरिटी दी ही नहीं तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर ही नहीं सकते। वो तो साफ साफ बोल देगा मेरे पास पावर ही नहीं थी तो मैं कैसे काम करता। तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं कर पाएंगे। और फोर्थ है डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आप उसे प्रॉपर अथॉरिटी नहीं दोगे, भाई आपने उसे जिम्मेदारी तो दे दी, आपने उसे काम तो दे दिया करने के लिए, लेकिन उसके साथ सफिशिएंट अथॉरिटी तो दी ही नहीं, तो उसका कॉन्फिडेंस बेचारे का खत्म हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स थर्ड प्रिंसिपल देख लेते हैं, हेनरी फ्योल का कौन सा था, डिसिप्लिन। ठीक है बेटे, 14 प्रिंसिपल है टोटल इसके, ध्यान रखिएगा। 2 प्रिंसिपल मैंने अभी अभी कराए हैं आपको। थर्ड प्रिंसिपल है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आपको पता ही है, हिंदी में इसे कहते हैं अनुशासन। अनुशासन बेटे, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होता है वहां पर जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है वो कम से कम होगी बेटे। ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। रिसोर्स को बेटे अच्छे से डिसिप्लिन की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, जो एम्प्लॉयज है वो समय पर टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे बेटे। ठीक है, वर्क प्लेस पर ना कोई गॉसिप वॉसिप वगैरह होगी, गपशप वगैरह नहीं होगी, सब अपने काम में सही ढंग से लगे रहेंगे बेटे। डिसिप्लिन के साथ काम होंगे तो काम एकदम अच्छे से ढंग से होगा, बढ़िया तरीके से होगा, रिसोर्स की वेस्टेज होगी नहीं, समय पर काम होगा बेटे, सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सबको इसका फायदा मिलेगा बेसिकली। तो आपको बता रखा है अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, तो डिसिप्लिन प्रिंसिपल के अनुसार द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। तो अनुशासन डिसिप्लिन तो आपको पता ही है, जो भी रूल्स रेगुलेशन आपने सेट किए हुए हैं, ठीक है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लायंस करना, उनकी पालना करना बेटे, यही आपका कहलाता है डिसिप्लिन। तो हेनरी फ्योल ने साफ साफ कहा है भाई कि एज पर दिस प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन है और पर्टिकुलरली जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट यानी कि जॉब से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है, भाई जॉब से रिलेटेड, मान लीजिए जॉब आप करते हो, आपसे कहा गया है भाई सुबह 8 बजे आपको आना है, ठीक है, 8 से 5 बजे तक आपकी जॉब रहेगी, बीच में 1 घंटा 1 आवर आपका लंच रहेगा, आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। अगर किसी दिन ओवर टाइम कराया जाता है तो ओवर टाइम को आपकी रेट क्या रहेगी, ठीक है, अगर आपको बाई चांस संडे को बुला लिया जाता है तो संडे को किस रेट से आपको पे करना पड़ेगा। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, वो सारे रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर लिखे जाते हैं और उन रूल रेगुलेशन को बेटे कंप्लायंस करना पड़ता है दोनों ही तरफ को।
ठीक है, दोनों ही पार्टियों को, ऑर्गेनाइजेशन को भी और साथ ही साथ एम्प्लॉयज को भी इन रूल्स रेगुलेशन को कंप्लायंस, इनकी अनुपालन, इन्हें पालन करना पड़ता है। तो हेनरी फ्योर्ड ने कहा है भाई द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है, तो दोनों ही पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को ओबे करना है, पालन करना है। ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है बेटे। तो इसीलिए हेनरी फ्योर्ड ने कहा है भाई कि हर ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, बढ़िया ढंग से फॉलो करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। अब देखिए, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट निकल कर आएंगे, और अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे तो इसके कुछ वायलेटिंग इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट निकल कर आएंगे। देख लीजिए कौन कौन से। पॉजिटिव इफेक्ट सबसे पहले देखिए, A disciplined organization has a better reputation among the people, जिसे हम रेपुटेशन कहते हैं या गुडविल जिसे हम कहते हैं, प्रसिद्धि जिसे हम कहते हैं। तो एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है, प्रसिद्धि होती है, वो बेटर रहती है, बहुत बढ़िया रहती है। ठीक है, उसको प्रसिद्धि, उसको ख्याति मिलती है बेटे। ठीक है, सारे ऑर्गेनाइजेशन उसके कगार पर, उसकी गाइडलाइंस पर चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी ख्याति बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। भाई जो एम्प्लॉयज है उनकी एफिशिएंसी में इंक्रीज होगा। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी भाई, समय पर आएंगे, समय पर जाएंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे, गोशिप वगैरह करेंगे नहीं। ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन की पालन करके वो काम करेंगे, तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। थर्ड है बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप होते हैं वो बेटर रहेंगे बेटे, अच्छे रहेंगे, क्योंकि अगर लेबर रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानेंगे तो मैनेजमेंट फिर उन्हें बार बार टोकेगी, जिससे इनके जो रिलेशन है उनमें कड़वाहट या बिटरनेस आएगी बेटे। लेकिन अगर दोनों ही पार्टियां डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो करेगी, लेबर समय पर आएंगे, समय पर काम करेंगे, और मैनेजमेंट ने इनसे जो प्रॉमिस किया, इनकी सैलरी से रिलेटेड, इनके ओवर टाइम से रिलेटेड, इनके संडे की वेजेस से रिलेटेड, अगर सारे समय पर पे करेगी तो लेबर भी खुश रहेंगे, यानी दोनों में जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे रहेंगे। वायलेटिंग इफेक्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो भाई अगर आप फॉलो करते हो डिसिप्लिन को, रेपुटेशन बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इनडिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन के नाम पर कुछ है ही नहीं, तो इससे आपकी रेपुटेशन डाउन होगी, रेपुटेशन आपकी बिगड़ जाएगी, गुडविल आपकी खराब होगी मार्केट के अंदर। सेकेंड है हाइट ऑफ डिसऑर्डर। हाइट ऑफ डिसऑर्डर यानी कि एक होता है ऑर्डर यानी सारे काम ऑर्डर वाइज होना, स्टेज वाइज होना, स्टेप वाइज होना, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होगा तो डिसऑर्डर हो जाएगा, कुछ भी काम आपका सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जो ऑर्डर है, व्यवस्था है, सिस्टम है, सारी खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन को इसका नुकसान होगा। फिर है एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड सस्पेंशन। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण आसपास का, तो जो आसपास का वातावरण है वो डाउटफुल हो जाएगा, एंड सस्पेंशन रह जाएगा बेटे, सभी को सस्पेंशन होगा, कौन सा काम क्या करना है, कब करना है, सभी डाउटफुल रहेंगे। ठीक है, ठीक ढंग से काम हो ही नहीं पाएगा, तो सस्पिशियस क्रिएट होगी। और नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयर। और जो कॉन्फिडेंस है एम्प्लॉयज का वो डिक्लाइन होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा यहाँ तो कोई रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं, यहाँ तो रूल्स रेगुलेशन के जरिए काम होता ही नहीं है, तो बेकार ऑर्गेनाइजेशन है भाई, मुझे इससे जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में खत्म होगा और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भागेगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।